हम समझेंगे कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चरल सेक्टर की क्या स्थिति थी। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो क्या थी? एग्रेरियन थी। क्या थी? एग्रेरियन थी। एग्रेरियन का मतलब होता है कि हम फार्मिंग पे डिपेंडेंट थे, लैंड के यूज पे डिपेंडेंट थे। 85% जो कंट्री की पॉपुलेशन थी, मोस्टली जो विलेज में से आते थे, वो अपने लिवलीहुड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। ठीक है। 85% एक बहुत बड़ा नंबर होता है किसी भी पॉपुलेशन का एक सर्टेन फील्ड में होने का। इसके बावजूद भी इतनी लार्ज पॉपुलेशन के एक ही जगह पे काम करने पे भी एग्रीकल्चर जो था वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। वो स्टैग्नेशन फेस कर रहा था। उसमें कोई ग्रोथ नहीं थी। ठीक है। स्टैग्नेशन का मतलब होता है एक जगह पे रुक जाना, कोई ग्रोथ नहीं थी। एंड नॉट इनफ्रीक्वेंटली, इवन वो उससे भी बुरी स्थिति में जा रहा था। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी, जो हमारे पास जितने लैंड हैं उसके प्रोडक्टिविटी कैसे नापते हैं कि जो हमारे पास लैंड है क्या हम उतना चीजें उगा रहे हैं उस पे, क्या उतना हमें फायदा हो रहा है? तो उस हिसाब से हमें वो फायदा नहीं हो रहा था। ठीक है। एग्रीकल्चर का ग्रोथ अगर हम कहेंगे थोड़ा बहुत जो हो रहा था वो सिर्फ इससे हो रहा था कि हम ज्यादा लैंड पे खेती करने लगे थे, ज्यादा लैंड बढ़ा रहे थे खेती करने का। लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी थी वो तो कम ही थी। जो स्टैग्नेशन हुआ उसका बेसिक कॉज क्या था? लैंड सेटलमेंट। देखो, जो स्टैग्नेशन हुआ है ना उसका दो कॉजेस थे। एक तो लैंड सेटलमेंट था और एक रिवेन्यू सेटलमेंट था। अब ये दोनों चीजें क्या हैं? जो लैंड सेटलमेंट होता है ना, उसमें ना जो इंट्रोड्यूस करा था वो सबसे पहले कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हमें लैंड सेटलमेंट जो लाके इंट्रोड्यूस कर दिया कि हम बीच में एक जमींदार रखेंगे। फार्मर सिर्फ डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट नहीं करेगा, बीच में एक जमींदार रहेगा। समझना मेरी बात को। यहाँ पे है, सपोज करो कि ये है कॉलोनियल गवर्नमेंट। ठीक है। पहले क्या होता था? पहले फार्मर डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट करता, लेकिन अब क्या हो गया? अब एक जमींदार है। जमींदार, ये जमींदार इसको कांटेक्ट करेगा। और जमींदार से कौन कांटेक्ट करेगा? जो बेचारा टीनेंट है, जो उनके उस पे काम कर रहा है, कल्टीवेटर है। ठीक है। ये इनके लैंड पे काम कर रहे हैं। ठीक है। जो भी ये उगाएंगे बेचेंगे इनके लैंड पे, जो भी इनके पास प्रॉफिट आ रहा होगा वो बेचारे रेंट के तौर पे जमींदार को पे कर देंगे। और जमींदार के ऊपर रिवेन्यू सेटलमेंट है, यानी एक फिक्स्ड डेट है। एक फिक्स्ड डेट पे इनको दे देना है। किसको? कॉलोनियल गवर्नमेंट को ये अमाउंट। तो इसका इंटरेस्ट, जमींदार का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इनसे रेंट लेने में है। और टीनेंट बेचारा बेच के क्या कमाएगा जब उसका तो अमाउंट रेंट के थ्रू इसके अपना प्रॉफिट जमींदार को ही दे दे रहा है। तो ये भी अब रुपीस पे ही बेचारा फोकस करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर पे तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान है? रिवेन्यू पे ध्यान है। यही इस पैराग्राफ में कहा गया है कि जो जमींदारी सिस्टम था विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द डैन बंगाल प्रेसिडेंसी कंप्राइजिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया प्रेजेंट ईस्टर्न स्टेट्स। जो प्रेजेंटली इंडिया के ईस्टर्न स्टेट हैं वो पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में आते थे। ठीक है। और वहां पे क्या इंट्रोड्यूस कराया गया? जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया। जो प्रॉफिट मिलता था एग्रीकल्चर सेक्टर को वो सीधा जमींदार को चला जाता था, कल्टीवेटर को नहीं मिलता था। कंसिडरेबल नंबर ऑफ जमींदार एंड नॉट जस्ट द colonial government did nothing to improve the condition of agriculture। एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए ना तो जमींदार ने कुछ किया और ना ही कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कुछ किया। ठीक है। जो मेन इंटरेस्ट था जमींदार का वो सिर्फ रेंट कलेक्शन था। क्या था? सिर्फ और सिर्फ रेंट कलेक्शन था। तो इससे क्या हुआ? कल्टीवेटर्स को तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, सिर्फ माइजरी मिल रही है उनको। ठीक है। सोशल टेंशन है कि उनको पेमेंट करनी पड़ेगी रेंट की जहां पे भी वो काम कर रहे हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि दो कारण थे, लैंड सेटलमेंट और दूसरा कारण था रिवेन्यू सेटलमेंट। रिवेन्यू सेटलमेंट यानी जमींदार को क्या करना पड़ता था? एक सर्टेन डेट पे डिपॉजिट करना पड़ता था, नहीं तो उनसे सारे लैंड के राइट क्या करे जाते? छीन लिए जाते। तो उसके पास उसको क्या है? टाइम टू टाइम कॉलोनियल गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है।
इसीलिए एग्रीकल्चर पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, कोई भी फर्टिलाइजर का यूज नहीं, इससे क्या हुआ, इस इन सारी चीजों से जब हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो इससे फार्मर की कंडीशन और कम हो गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और कम हो गई। There was, of course, some evidence of relatively higher yield of cash crop. कैश क्रॉप क्या होती हैं? कैश क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जो हम खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए उगाते हैं। इसी को कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं, कि हम खुद के खाने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए हम अब उगा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा तब रिलेटिवली बढ़ गया था। पहले लोग अपने खुद के लिए उगाया करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब शिफ्ट हो गया। अब कैश क्रॉप ज्यादा उगाने लगे, बेचने के लिए उसे ज्यादा उगाया जाने लगा। लेकिन क्या इससे फार्मर को कोई फायदा हो रहा था? कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। उनको तो वो तो ना फूड क्रॉप प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे थे, अब वो कैश क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे थे, जो अल्टीमेटली क्या होता था, ब्रिटिश के पास ही तो जा रहा था, अपने घर पे ही तो जा रहा था, उनके अपने घर पे। ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं कि इरिगेशन में करी गई, लेकिन इन क्या इरिगेशन काफी है एग्रीकल्चर को सरवाइव करवाने के लिए? और भी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे कि टेरेसिंग। ये वो होता है जो, जैसे आप ने स्टेप फार्मिंग देखा होगा, जो माउंटेन्स पे होती है। ठीक है, जो माउंटेन्स पे होती है, तो ये टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, बाढ़ आ रही है लेकिन उसका कोई नहीं है, ड्रेनेज, डीसैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, कुछ भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। स्मॉल सेक्शन ऑफ फार्मर ने तो, जो अमीर थे थोड़े बहुत, उन्होंने तो भाई फूड क्रॉप से कॉमर्शियल क्रॉप पे शिफ्ट करा भी, लेकिन जो छोटे फार्मर हैं, टीनेंट्स हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थी, ना ही टेक्नोलॉजी थी कि वो एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट कर सकें। ये था एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति। अब इसके बाद हम इंडस्ट्रियल सेक्टर समझेंगे। थैंक यू।